सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और ये क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक आपकी उससे संबंधित है। इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन हैं और सभी अध्यायवार दिए गए हैं। ठीक है, सोल्ड पेपर है इनमें और 126 सेट्स दिए गए हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार से जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, डाइट या फिर केवीएस, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं आप हिंदी साहित्य से, तो ये सभी के लिए उपयोगी है ये बुक। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? कौन सा उपन्यास है जो किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, कर्म भूमि है और निर्मला है। तो इनमें से आएगा आपका जो प्रेमाश्रम है वो पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है। कौन सा है जो प्रेमाश्रम है वो पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है। दिए गए विकल्पों में मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम सन 1922 किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। सेवा सदन सन 1918 का उपन्यास है। प्रेमचंद जी का उपन्यास है ये और वेश्या जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित किया गया है। जबकि निर्मला सन 1927 दहेज व अनमेल विवाह के केंद्र को रखा गया है। इसमें देखिए, याद रखेंगे जो प्रेमाश्रम है उसमें किसान जीवन को केंद्रित किया गया है। सेवा सदन है 1918 का जो वेश्या जीवन पर संबंधित है और निर्मला है वो 27 दहेज और अनमेल विवाह पर केंद्रित है। देखिए, प्रेमाश्रम यहाँ पे दिया गया है प्रेम से श्रम, और प्रेम से श्रम कौन कर सकता है? जो किसान लोग हैं वो अपने बड़े प्रेम के साथ अपना श्रम करते रहते हैं, मतलब अपनी मेहनत करते रहते हैं। और कब का है? 1922 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेवा सदन को आप इस प्रकार से याद रखेंगे, हम जब 18 साल के हो जाते हैं तो हम चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि ये व्यक्ति सेवा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखिए, सेवा सदन होगा 1918 का और सेवा में क्या होगा? वेश्या जीवन से संबंधित समस्या को केंद्रित किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में निर्मला, इसमें क्या है? दहेज और अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया। तो याद रखेंगे दहेज और अनमेल विवाह है उसको इस प्रकार से याद रखेंगे, जहाँ पे दहेज और अनमेल विवाह होगा वहाँ पे व्यक्ति को खूब सताया जाएगा। तो निर्मला को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे सताया जा रहा है। तो याद रखेंगे 1927 है। ठीक है, निर्मला को क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। तो 1927 आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चोटी की पकड़ किस विधा की रचना है? ठीक है, चोटी की पकड़ है वो किस विधा की रचना है? तो हम पढ़ रहे हैं उपन्यास, और जो चोटी की पकड़ है वो क्या है? एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है ये? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है। देखिए, चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है। प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की थी। छायावादी कवियों में 4 स्तंभ है महत्वपूर्ण: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। यथार्थवादी परंपरा की कृति है ये है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और कुल्फी बाट इत्यादि। सॉरी, इत्यादि नहीं आएगा, आदि आएगा यहाँ पे। अगला है, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? क्या पूछा है? जो सोया हुआ जल उपन्यास है उसकी जो विषय वस्तु है वो निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी है इसमें, ये भी नहीं है। एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है, तो बिल्कुल ठीक है। जो सोया हुआ जल उपन्यास है उसमें एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सराय के ठहरे हुए जो यात्रियों का एक रात की कहानी है वो किस में है? सोया हुआ जल उपन्यास में। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छी दी गई है। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है। सोया हुआ जल सन 1954 का एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास हैं। देखिए, यहाँ पे याद करेंगे आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के और उपन्यास कौन से हैं?
सोया हुआ जल 1954, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 और सोने चौखट 1981। ठीक है, कौन कौन से हैं? सोया हुआ जल 1954, पागल कुत्तों का मसीहा सन 1977 और सोने चौखट 1981। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास हैं। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। पागल कुत्तों का जो मसीहा है उस उपन्यास में क्या किया गया है कि जो कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन, कुत्तों को प्रतीक बनाकर वहाँ पे जो व्यक्ति का रूढ़ जीवन होता है उसके मूल्यों को उसमें चित्रण किया गया है। सोने चौखटे हैं उसमें ये 1981 का है उनका, और जो सोने चौखटे हैं इसमें बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार दोनों ही हुए हैं। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन है? कवि और उपन्यासकार दोनों ही रहे हैं। चंदन, सुधा और पंपी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? क्या पूछा आपसे? चंदन, सुधा, पंपी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो देखिए ये इनका जो गुनाहों का देवता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर उपन्यास है गुनाहों का देवता। आप नेट पर सर्च करके इसको विकिपीडिया के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। गुनाहों का देवता इनका बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा उपन्यास है। चंदर, सुधा और पंपी धर्मवीर भारती जी के गुनाहों का देवता के उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि और उपन्यासकार हैं। भारती जी के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। देखिए भारती जी के उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता 1949 और सूरज का सातवां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश और प्रारंभ और समापन। अगला है गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भाव प्रेम की करुण कहानी है। याद रखेंगे गुनाहों के देवता में क्या दिया गया है, तो गुनाहों के देवता उपन्यास है उसमें चंदर और सुधा के किशोर भाव प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा में अलीप लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। जो सूरज का सातवां घोड़ा उसमें क्या है? आलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न वर्ग की जो कटु यथार्थ का चित्रण है वो किया गया है। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के मुख्य पात्र हैं मणिक मुल्ला, जमुना और लिली। ठीक है, कौन कौन है? मणिक मुल्ला है, जमुना है और लिली है। किसके पात्र हैं ये? सूरज का सातवां घोड़ा के हैं। और कब का है ये? इनका 1952 का उपन्यास है। अगला है सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? क्या बताया आपसे? क्या पूछा गया आपसे कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद में कौन से रचनाकार हैं जो पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? प्रेमचंद हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, यशपाल हैं और भारतेंदु जी हैं। तो देखिए 1921 में असहयोग के समय भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट अगर आपको पता हो तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यशपाल जी हैं बाद के और प्रेमचंद जी आएंगे आपके 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद रचना में पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे। कौन? प्रेमचंद जी। ठीक है, आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए दोनों भारतेंदु युग से संबंधित हैं। और यशपाल है ये 1903 में तो इनका जन्म हुआ था। तो सोचिए आपकी 17 साल की उम्र में कहाँ से नौकरी लग गई और कहाँ से आप ये इस्तीफा देंगे? प्रेमचंद जी यहाँ पे सही आंसर आएगा। अगर आपको सभी के ऑप्शन भी अच्छी तरीके से याद है तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद जी ने 23 जून को त्यागपत्र दे दिया गया था। इसके बाद इन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं के ये संपादक के पद पर कार्य करते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? पूछा है। प्रेमचंद जी के उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा गया। देखिए प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उन्होंने इनको जनजीवन से जोड़ा, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। अगले ऑप्शन देखते हैं हम।
उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, ये ऑप्शन आपका गलत है। इन्होंने संस्कृत जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं किया था। देखिए, प्रेमचंद जी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, यह प्रेमचंद जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा है, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया है। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों, मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली रही है। अगला है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो देखिए, जो शिवपालगंज गांव है वो किस उपन्यास से संबंधित था? तो ये राग दरबारी से था, और राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का है। ठीक है, कब का है? 1969, मतलब 1969 का है। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास है, और शिवपालगंज उपन्यास नहीं है। देखिए, शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब का है ये उपन्यास? इनका 1968 का है। ठीक है, अगला है, राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत पहला पड़ाव है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण दिया गया है। अगला है, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखिए, किसको? श्रीलाल शुक्ल जी को और अमरकांत को 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आदकिला फूल इनका 1907 का है, और ठेठ हिंदी का ठाठ और इसको अलग नाम से जाना जाता है देवबाला, ये 1899 का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है। हार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उपन्यास है। हार किसका उपन्यास है? सुमित्रा नंदन पंत का। परीक्षा गुरु सन 1882 लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम आपको पहचानना है। ठीक है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनको जो उपन्यास हैं उनके कालक्रम के अनुसार आपको पहचानना है। तो देखिए, इनका जो अलका उपन्यास है ये कब का है? तो सन 1933 का है। फिर उसके बाद में कुल्फी बाट, ये 1938 का है। फिर उसके बाद में है भाट चोटी कुल्फी बाट के बाद में चोटी की पकड़ इनका कब का है? तो इनका चोटी की पकड़ सन 1946 का है। फिर उसके बाद में आ रहा है अप्सरा उनका 1931 का। तो देखिए, 31, 33, 38 और 46, तो यहाँ पे अप्सरा, अलका, कुल्फी घाट और कुल्फी घाट नहीं, कुल्ली घाट है। ठीक है, कुल्ली भाट है। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, देखिए, व्याख्या इसकी इस प्रकार से, निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम है अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। अप्सरा कब का है? सन 1931 का है। अलका कब का है? तो सन 1936 का है, और 1933 का है। कुल्ली भाट कब का है? तो 1938 का है, और चोटी की पकड़ सन 1946 का है। ठीक है, निराला जी के द्वारा रचित उपन्यास है अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39, बिल्लेसुर, देखिए, बिल्लेसुर बकरीहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। अगला है, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरीहा की गणना जो संस्मरणात्मक उपन्यास होते हैं उनमें की गई है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कौन है? कनक है। याद रखेंगे, जो अप्सरा उपन्यास है उसकी प्रमुख पात्र कौन है? तो कनक है। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में है? मैंने बताया था दहेज प्रथा होगी, अनमेल विवाह होगा, तो निर्मला को खूब सताया जाएगा। तो निर्मला उपन्यास है इनका, और कब का है? सन 1927 का है। ठीक है,
प्रेमाश्रम प्रेमाश्रम है, इसमें क्या था कि इसमें मजदूर जो किसान हैं उनके श्रम की बात की गई थी। तो प्रेमाश्रम सन 1922 का था। रंगभूमि है इनका, और कर्मभूमि ये भी इनके उपन्यास ही हैं। मैंने सोचा इनके नाटक हैं ये। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्र प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला में हुआ है। प्रेमचंद 1880 में जन्म, 1936 में इनका मृत्यु हुआ था और इनका मूल नाम धनपत राय था तथा ये उर्दू में नवाब राय उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास हैं प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, देखिए और भी व्याख्या दी गई इसमें। प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण हुआ है। रंगभूमि में क्या है? रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष व पूंजीपतियों के शोषण और अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण किया गया है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता और दलित किसानों के उत्थान का वर्णन किया गया है। देखिए कर्मभूमि में क्या है? हिंदू मुस्लिमों की एकता है और दलित किसानों के उत्थान का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारू चंद्रलेख, सूरज का सातवां घोड़ा और प्रारंभ और समापन, 11 सपनों का देश। तो देखिए जो इनका चारू चंद्रलेख है ये इनका उपन्यास नहीं है। तो चारू चंद्रलेख किसका उपन्यास है? चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ठीक है, तो चारू चंद्रलेख इनका उपन्यास नहीं है, जबकि सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ और समापन, 11 सपनों का देश इनके धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। सूरज का सातवां घोड़ा सन 1952 का है। ठीक है, चारू चंद्रलेख धर्मवीर भारती जी के उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख पुनर्वत, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। गुनाहों का देवता 1949 है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 है। 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन आदि धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। ठीक है, अगला है, देखिए अगली व्याख्या इसकी। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926, मृत्यु उनकी 1997। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक रहे हैं। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अंधायुग सन 1955 में भारती जी का एक प्रसिद्ध गीति नाट्य है। देखिए आगे है, ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, कनोपिरिया 1959 और सपना अभी भी 1993 आदि भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी आज बहुत ही छोटी क्लास होगी, उसके लिए क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।